हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि जो स्केलेटल मसल्स होती है, कंकाली तंत्रिकाएं, उनकी ये जो संरचना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वो क्या होता है। हमने जाना कि वो एक्टिन और मायोसिन दो प्रकार के प्रोटीन से मिले हुए जो फिलामेंट होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस विधि द्वारा, किस मैकेनिज्म के द्वारा मसल्स में कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। तो यहाँ हम मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अर्थात पेशीय संकुचन की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पेशीय संकुचन की क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, उसको हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, एक्टिवेशन बाय कैल्शियम आयन। तीसरा, इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन क्रॉस पीसेस। और उसके बाद रिलैक्सेशन, केमिकल इवेंट एंड देन रिलैक्सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कॉपलिंग भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो इम्पल्स होता है, जो वेव होती है, जो दीपन होता है, वो मोटर नर्व जो चालक तंत्रिका होती है वहाँ उसमें से होता हुआ जो दीपन की इम्पल्स है, वेव है, वो न्यूरोमस्कुलर या न्यूरो इफेक्टर जंक्शन तक पहुँचती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वह स्थान है जहाँ की मसल्स और नर्व सेल्स अर्थात तंत्रिका और पेशी, इन दोनों के मध्य इंटरेक्शन होता है। उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी जहाँ तंत्रिका और पेशी दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक गैप भी होता है जिसे क्लेफ्ट बोलते हैं। तो जब इम्पल्स जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचता है तो क्या होता है कि तंत्रिका कोशिकाओं से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है यह है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन तंत्रिका कोशिकाओं से मुक्त होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, यानी वो जगह जो कि मसल्स कोशिका और तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में स्थित होती है। अब जब एसिटिलकोलिन यहाँ पे मुक्त होता है तो क्या होगा कि जो सार्कोलिमा है, सार्कोलिमा किसको बोलते हैं हम जानते हैं कि जो पेशी कोशिका की प्लेज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलिमा बोलते हैं। तो जो सार्कोलिमा है वह डीपोलराइज हो जाएगी, अध्रुवित हो जाएगी। उनमें जो आयनों का अरेंजमेंट है मेम्ब्रेन के बाहर और भीतर की ओर वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ जब चेंज होगा, डीपोलराइजेशन होगा, तो ये डीपोलराइजेशन की जो वेव है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँचेगी टी ट्यूबुल से होते हुए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि पेशी कोशिकाओं की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, तो वहाँ तक टी ट्यूबुल्स से होती हुई ये डीपोलराइजेशन की वेव वहाँ तक पहुँचेगी। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। तो जो ही ये वेव वहाँ तक पहुँचेगी तो क्या होगा कि कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में मुक्त हो जाएंगे। जो पेशी कोशिका का साइटोप्लाज्म है जिसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे। तो ये इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से ये स्टेप शुरू होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम आयन। अब ये कैल्शियम आयन है, ये ट्रोपोनिन सी, ये रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। ट्रोपोनिन सी आई ये रेगुलेटरी प्रोटीन है
जो कि मसल फाइबर में पाए जाते हैं। तो कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन सी से, इस रेगुलेटरी प्रोटीन से, नियामक प्रोटीन से बाइंड होते हैं। जब ये बाइंड इससे हो जाएंगे तो ट्रोपोनिन सी से बाइंड होते क्या होगा कि एक दूसरा नियामक प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन आई। तो वो उसका जो संदमन है वो क्या इनहिबिट करता है, तो उसका इनहिबिशन समाप्त हो जाएगा। अब जब ट्रोपोनिन आई का इनहिबिशन समाप्त हो जाएगा, उसके द्वारा जो संदमन हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, वो कवर्ड रहते हैं सामान्य स्थिति में ट्रोपोमाइसिन से। ये इनके जो बाइंडिंग, जो एक्टिव बाइंडिंग पॉइंट्स होते हैं एक्टिन फिलामेंट के, वो ट्रोपोमाइसिन से कवर्ड होते हैं। तो जब ट्रोपोनिन आई का संदमन खत्म हो जाएगा तो ट्रोपोमायोसिन क्या होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव बाइंडिंग साइट, यानी वो जगह जहाँ की मायोसिन का हेड या सिरा अटैच होता है, उस जगह को ये फ्री कर देंगे, यानी वहाँ से ट्रोपोमायोसिन मुक्त हो जाएगा। अब ट्रोपोमायोसिन वहाँ से मुक्त हो जाएगा तो क्या होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट है उनकी जो एक्टिव बाइंडिंग साइड से, बाइंडिंग पॉइंट से, वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे। वो फ्री हो जाएंगे तो आगे क्या होगा कि मायोसिन उससे अटैच होगा। वो कैसे होगा, इसको हम थर्ड स्टेज में देखते हैं। सो तीसरी स्टेप है इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन क्रॉस स्पीसीज, और इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। इस इंटरेक्शन का फलस्वरूप पावर स्ट्रोक होता है। ये पावर स्ट्रोक कैसे होता है कि जब एक्टिन जो पतले फिलामेंट है उसके जब बाइंडिंग साइट जब एक्सपोज हो जाते हैं तो मायोसिन के जो हेड हैं, वो क्रॉस स्पीसीज को बोलते हैं, वो एक्टिन के यानी पतले फिलामेंट के जो एक्टिव सक्रिय स्थल है उनसे 90 डिग्री के एंगल पर अटैच हो जाते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर ये मायोसिन के हेड बाइंड हो जाते हैं, और जो ही ये यहाँ पे बाइंड होते हैं मायोसिन के हेड एक्टिन की बाइंडिंग पॉइंट पे, तो क्या होगा कि मायोसिन का जो हेड है जो कि एक्टिन की बाइंडिंग साइड से बाइंड हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, संरचना में चेंज होता है। जब संरचना में चेंज होगा तो क्या होगा कि ये मायोसिन का हेड है, ये वैसे तो 90 डिग्री के एंगल पे जाके अटैच होता है एक्टिन की बाइंडिंग साइड से, लेकिन संरचना में चेंज होने से क्या होगा कि ये 45 डिग्री के एंगल पे ये मूव करता है, ये मुड़ जाता है 45 डिग्री के एंगल पर। क्या मुड़ जाता है, मायोसिन का जो हेड है जो एक्टिन के बाइंडिंग स्थल से, बंद स्थल से जो अटैच हो रहा है, वो 90 डिग्री पर अटैच होने के बाद 45 डिग्री पे मुड़ जाता है। अब 45 डिग्री के ऊपर जब ये मुड़ जाएगा तो क्या होगा कि जो एक्टिन के जो फिलामेंट है वह उनको ये खींचेगा, इसके हेड के जो 45 डिग्री पर मुड़ते क्या होगा कि जो एक्टिन के फिलामेंट है, ये जो डार्क बैंड है, डार्क बैंड में अपने देखा कि जो बीच में एक जोन होता है एच जोन, जिस एच जोन में केवल मायोसिन के फिलामेंट पाए जाते हैं, एक्टिन ओवरलैप नहीं करता। लेकिन इस 45 डिग्री में जो ही मूवमेंट होगा तो एक्टिन के फिलामेंट इस एच जोन की ओर मूवमेंट करेंगे, यानी एक्टिन फिलामेंट इस एच जोन में ड्रैग होंगे, यहाँ पे ये खिंचे आएंगे। इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। यानी पावर स्ट्रोक की वजह से क्या हो रहा कि मायोसिन के हेड पहले अटैच हो रहे हैं एक्टिन से, और ये जो ही 45 पे मुड़ रहे हैं तो ये एच जोन में इसको
ड्रैग कर रहे हैं। इसको पावर स्ट्रोक बोल रहे हैं। और उसके बाद मायोसिन का हेड है वो एक्टिन के जो बाइंडिंग साइट है उससे डिटेच हो जाता है, अलग हो जाता है। बाइंड होता है 90 डिग्री पे, फिर मुड़ता है 45 डिग्री पे, जिससे ये एक्टिन के फिलामेंट ड्रैग हो रहे हैं, खिंच रहे हैं। उसके बाद ये मुक्त हो जाता है। फिर एक वापस दूसरा साइकिल चलता है जिसमें कि इसी प्रकार ये मायोसिन का हेड इससे बाइंड होता है एक्टिन से, और एक्टिन के बाइंड होने के बाद 45 डिग्री पे ये मुड़ता है और फिर मुक्त हो जाते हैं। ये है पावर स्ट्रोक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है केमिकल इवेंट इन द मोशन ऑफ मायोसिन हेड। ये इसमें क्या होता है कि ये मुड़ने के जब ये मुड़ता है वहाँ से वहाँ तक, तो उसमें कुछ केमिकल इवेंट्स होती है जिसकी वजह से मायोसिन का जो हेड है ये मूव करता है। ये 90 डिग्री पे अटैच होने के बाद 45 डिग्री पे मुड़ जाता है। तो इसमें एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या रोल होता है कि सामान्य अवस्था में क्या होता है कि एटीपी होता है वो मायोसिन के हेड है उससे अटैच होता है, ठीक है। लेकिन जो ही एटीपी एडीपी में चेंज हो जाता है, यानी इसमें एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, तो ये ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा होती है ये मायोसिन के हेड यानी सिर में ये रिलीज होती है, जिसका फलस्वरूप क्या होता है कि जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन से 90 डिग्री के एंगल पर बाइंड हो जाता है, ठीक है। बाइंड क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मायोसिन के हेड पे जो एटीपी का मॉलिक्यूल है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसमें से एक फॉस्फेट मुक्त हो रहा है। तो फॉस्फेट मुक्त होगा तो ऊर्जा रिलीज होगी। ये ऊर्जा जब मायोसिन के हेड में रिलीज होगी तो मायोसिन का हेड क्या करेगा कि 90 डिग्री के एंगल पर जाके एक्टिन के जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर जब ये जो एनर्जी जो मायोसिन के हेड में है, ये यहाँ से जब एनर्जी रिलीज हो जाती है मायोसिन के हेड से भी, तो क्या होगा कि मायोसिन का हेड में जो कन्फर्मेशन चेंज होगा उसकी संरचना में चेंज हो जाता है। चेंज होने की वजह से क्या होता है कि 90 डिग्री के एंगल पर अटैच हुआ ना, तो ये 45 डिग्री पे मूव कर जाता है। और जब ये 45 डिग्री का एंगल पर मूव करेगा तो क्या होगा, किसके साथ अटैच है, क्या एक्टिन के फिलामेंट। तो एक्टिन के फिलामेंट भी क्या करेंगे कि ये मूव करेंगे, और जो एच जोन है वो उस एच जोन में ये ड्रैग हो जाएंगे, वहाँ खिंच के वहाँ जाएंगे, ठीक है। और एक बार जब वहाँ जाएंगे 45 डिग्री ऊपर मूव करने के बाद, तो क्या होगा कि एक नया एटीपी का मॉलिक्यूल वापस जो मायोसिन का हेड है उससे अटैच होगा। और जो अटैच होगा तो क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन दोनों अलग हो जाएंगे, एक्टिन और मायोसिन वापस अलग हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये केमिकल इवेंट होती है कि पावर स्ट्रोक जब होता है तो उसके पीछे ये चीज़ होती है, ये कहानी होती है कि जो एटीपी का मॉलिक्यूल होता है उसका रोल होता है, और इसी की वजह से ये मूवमेंट होता है। इसको हम आगे डायग्राम से समझेंगे। इसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वह रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कब होता है कि जब नर्वस स्टिमुलस ख़त्म हो जाता है, जो तंत्रिका द्वारा जो उद्दीपन मिलता है मसल्स को, वो जब समाप्त हो जाता है, तो जो सार्कोलिमा है पेशी कोशिका की जो मेम्ब्रेन है वह वापस पोलराइज हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है, यानी पूर्व की स्थिति में आ जाती है। जब सार्कोलिमा पूर्व की स्थिति में आ जाती है, पोलराइज हो जाती है, तो क्या होगा कि कैल्शियम आयन का वापस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जहाँ से ये निकलते हैं कैल्शियम आयन, वहीं पे वापस एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा इनको पुनः पहुंचा दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रोपोमाइसिन है वो वापस एक्टिन की बाइंडिंग साइट को कवर करता है,
और इस इलास्टिसिटी के वजह से और इस सेम चार्ज की वजह से एक्टिनोमाइसिन वापस अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं।